गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ऋषभ भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज, आज की कक्षा 11 के इस वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति, मतलब शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इन अ ग्लास ट्यूब। इसको पढ़ने से पहले हम जो पिछला अपने लेक्चर हमने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें हमने दो टर्म्स पढ़े थे। एक था आसंजक बल, दूसरा था ससंजक बल, मतलब एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। उनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। आसंजक बल क्या होता है? आसंजक बल या एडहेसिव फोर्सेस वो बल है जो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में लगता है, और ससंजक बल मतलब कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि किसी भी पदार्थ में अपने ही जो है पार्टिकल्स के अपने ही कणों के बीच में जो लगता है। तो उसी के आधार पर हम जो है शेप उसका डिस्कस करेंगे कि अगर नली में अगर शेप पानी का या कोई भी लिक्विड का शेप ग्लास ट्यूब में किस प्रकार से होगा। आप सभी ने पारा भी देखा है जो हम थर्मोमीटर में देख सकते हैं, और आप सभी ने पानी को भी देखा है, जल। ठीक है, इसका उदाहरण आपने दोनों ही देखा है और आप ये अच्छे से जानते हैं, या हम एक बार रिवाइज भी इस बात को कर लेते हैं कि पानी में आसंजक बल ज़्यादा होता है बशर्ते ससंजक बल की, जबकि आपके पारा या मरकरी जिसे हम कहते हैं उसमें ससंजक बल ज़्यादा होता है और आसंजक बल कम होता है। ठीक है, तो इसी बेस पर हम जो है शेप देखेंगे द्रव का कि कांच की नली में या ग्लास ट्यूब में उसका शेप किस तरह से आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए हम पहले ले रहे हैं पानी का उदाहरण। पानी में आसंजक बल ज़्यादा होता है सासंजक बल से। ठीक है, तो इसमें देखिए P जो होगा वो बल ज़्यादा होगा बल P पर, तबकि Q में। तो इन दोनों का जो परिणामी बल क्या होगा, उसकी दिशा पानी के बाहर की तरफ होगी, और जो आपका मेनिस्कस जो शेप बनेगा वो ऐसे यू की तरह बनेगा। ठीक है, आप किस तरह का शेप बनेगा? यू की तरह। कैसे? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से बनेगा, और बल इस तरह से बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बल कैसे लगा है, बाहर की तरफ लगा है। तो अगर मैंने एक पॉइंट पर एक बिंदु पे निकाला, अगर ऐसे में और भी बिंदुओं पे निकालूंगी तो इनकी दिशा इसी तरह से बाहर की तरफ होगी, और आपको परिणाम में क्या मिलेगा? इस तरह का मेनिस्कस मिलेगा, जो अगर आप ग्लास में पानी रखें तो आप देखेंगे इस तरह का ढाल आपको उसमें दिखता है, ऐसा केव जैसा, गड्ढे जैसा आपको दिखता है। उसी के अगर दूसरा उदाहरण लें, जैसे पारे का या मरकरी का, पारे में आसंजक बल कम होता है ससंजक बल के, मतलब उसमें आपस में पार्टिकल्स ज़्यादा टाइटली एक दूसरे पे आकर्षित रहते हैं या बल लगाते हैं बनस्पत कि वो दूसरे किसी भी मटेरियल जैसे इस ग्लास की ट्यूब पे इस पे लगाए, ऐसा नहीं है। वो आपस में ज़्यादा जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये आप उस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका कमल का पत्ता होता है उसमें जो पानी है वो किस तरह से नाचता है। ठीक है, पानी की बूंद एक ही जगह रहती है, वो इधर उधर नहीं जाती है। तो आप देखोगे कि बूंदें आपस में ज़्यादा लगी रहती हैं इस बनस्पत की पत्ते पे बिखरने, वो आपस में ही गोल 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 एक ही जगह एकत्र हो जाएगी बार बार। पारे का भी आपने देखा होगा कि आप पारे को जितना भी इधर उधर अलग कर दीजिए वो कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होती, वो दोबारा घूम के क्या होती है, अपने ही एक पूरा आकार ले लेती है। तो यदि आसंजक बल जो है वो कम है सासंजक बल से, तब क्या होगा? परिणामी बल आर की दिशा जो है वो अंदर की तरफ आएगी। ये अंदर की तरफ है। ठीक है, इसकी दिशा अंदर की तरफ है, एकदम बाहर है, ये इसी तरह अंदर आ जाएगी। तो शेप कैसे आएगा इसका? देखिए अंदर की तरफ का इस तरह से इसका शेप आएगा, ये पारा। तो ये इस तरह से, क्योंकि सारे बल अंदर की तरफ लग रहे हैं, इसकी भी दिशा आपके अंदर की तरफ है इस तरफ से। तो इसमें बार बार आपका क्या होगा कि इसकी दिशा जब ये अंदर की तरफ होगी, की दिशा भी इस अंदर की तरफ की डायरेक्शन होगी, तब आपका बल क्या होगा? इस तरह से अंदर की तरफ जो है डेविएट करेगा, और ये पानी इस तरह से उठकर इस तरीके का एक मेनिस्कस या इस तरीके का एक शेप बनाएगा। ठीक है, इसी को हम बाइलिंगुअल में अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? इफ़ एडहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, जैसे कि फिगर ए में शो हो रहा है, दैट इज़ फोर्स P बड़ा है फोर्स Q से,
तो डायरेक्शन जो होगी उसकी आउटवर्ड होगी। अगर एडेसिव फोर्स छोटा होगा कोहेसिव फोर्स से, जो कि फिगर 2 में दिखाया है, तो रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन इंटीरियर में होगी, इंटीरियर ऑफ द मरकरी, क्योंकि मरकरी को धारण लेके चल रहे हैं तो ये अंदर की तरफ इसका फोर्स डाइवर्टेड होगा। तो अगर बाहर की तरफ फोर्स होगा तो किस तरीके का उसका जो है आकार बनेगा, ऐसे, और बाहर की तरफ इनका बल, जो परिणामी बल है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, बाहर की तरफ जा रहा है। जबकि अगर आप पारे को देखें तो इसमें जो है वो बल अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ससंचक बल ज़्यादा है, तो ये जो है इस तरह से उभार करके बनाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो कि पारा भी ऐसे ही रहता है, एक दूसरे के ऊपर बूंद की आकार में रहता है, अपना आकार ख़राब नहीं होने देता। आप तोड़ने की कोशिश करो तो फिर आके एक साथ सब मिल जाता है। अब जो दूसरा टर्म हम सीखने वाले हैं वो है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, किसी अन्य माध्यम के संपर्क में द्रव का पृष्ठ वक्र बनता है। ठीक है, ये आपने देखा है दोनों में ही, अगर किसी और माध्यम के साथ वो आ रहा है तो वो वक्र बनेगा, चाहे इस शेप का हो चाहे इस शेप का हो। तो किसी अन्य माध्यम के संपर्क में द्रव का पृष्ठ वक्र बनता है। संपर्क बिंदु पर द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर ठोस पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण संपर्क कोण कहलाता है। मतलब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वक्र सा बना है, इसमें अगर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची और जो भी आपने यहाँ पर मान लीजिए ग्लास की रॉड लगाई है, कुछ भी लगाई है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींची, उन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? स्पर्श कोण होगा, आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहेगा। जैसे ये वाला है, देखिए इसमें क्या है, इस तरीके का बन रहा है। ये उदाहरण अगर मैं ये वाला लूँ, इस तरह से अगर मैं ये वाला उदाहरण ले रही हूँ तो इस तरह से ये बन रहा है। तो अगर इस रॉड के बीच में और यहाँ पर जो ये बन रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, इससे अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा को, तो ये जो कोण आ रहा है इसका स्पर्श रेखा, जो भी आपने ग्लास रॉड ली थी, और यहाँ जो ये यहाँ पर जहाँ स्पर्श कर रहा था इसको, ये लिक्विड आपका, द्रव्य आपका, उसके पर मैंने एक क्या खींचा, एक टैंजेंट खींचा है, जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये जो कोण हम निकालेंगे, ये कोण क्या कहलाएगा? स्पर्श कोण। ठीक है, इंग्लिश में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक बार उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। The angle inside the liquid between the tangent to the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact is called the angle of contact for that pair of solid and liquid। मतलब एक जोड़ा है, इधर लिक्विड है, इधर सॉलिड है, ये जो आपका एक एंगल बन रहा है, इस पर मैंने एक टैंजेंट खींचा, और ये जो भी आपने सॉलिड लिया उससे एक सीधी रेखा मतलब टैंजेंट खींचा, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, उनके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहेगा। सिमिलरली अगर ये इस तरीके का मेनिस्कस बना रहा है और मैंने इसके मेनिस्कस से एक टैंजेंट खींचा, और ये जो भी आपने सॉलिड लिया था उससे उसके जो इधर वाला जो सरफेस है उससे टच करते हुए एक टैंजेंट खींचा, तो ये जो एंगल होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशंस को एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी अन्य माध्यम के संपर्क में द्रव का पृष्ठ वक्र बनता है। ठीक है, संपर्क बिंदु पर द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर ठोस पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण संपर्क कोण कहलाता है। यहाँ पर भी the angle inside the liquid between the tangent to the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact is called the angle of contact for that pair of solid and liquid। अब जो नेक्स्ट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य। इट मीन्स एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक ड्रॉप अगर है लिक्विड की, पानी की बूंद है या कोई भी द्रव की बूंद है, तो उसके अंदर कितना प्रेशर है इसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चित्र देखिए। इस चित्र में क्या है देखिए, ध्यान से समझिए। ये एक बूंद है, इसकी त्रिज्या r है, इसके अंदर कौन कौन सा प्रेशर है देख रहे हैं कि चित्रानुसार r त्रिज्या की बूंद की सतह पर स्थित अणुओं पर तलतनाव लगेगा, जिसके कारण एक परिणामी बल पृष्ठ के अभिलंबवत भीतर की ओर कार्य करेगा। आपको पता है तलतनाव जैसे ही लगता है वो हर चीज़ को, हर बूंद को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती है।
तो भीतर की ओर कार्य करता है, जिसके कारण बूंद के भीतर दाब आधिक्य हो जाता है। तो बूंद में चूंकि आपके पास दो फोर्सेस आ गई हैं, इसके पास ऑलरेडी था, और एक ये अंदर जो तल तनाव मतलब जो आपका पृष्ठ तनाव या जो सरफेस टेंशन की वजह से जो है इस पर ताप आधिक्य हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा जो है प्रेशर आ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि P जो है वो बूंद के भीतर का दाब आधिक्य है। PA क्या है? वायुमंडलीय दाब, क्योंकि हम इसी वायुमंडल में कार्य कर रहे हैं तो उसका भी अपना एक दाब होता है। अब बूंद को तल तनाव बल के विरुद्ध साम्य स्थिति में रखने के लिए दाब आधिक्य P, जो छोटा वाला P है, बाहर की ओर बल आरोपित करता है। ठीक है, तो अब बूंद के बाहर आपको प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो बूंद है अपनी, उसके जो बाहरी सतह है उसमें हर जगह क्या लग रहा है? तल तनाव, पृष्ठ तनाव लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रही है, जिसके कारण बूंद जो है वो अंदर की तरह सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो बूंद को जो तल तनाव का बल है उसके विरुद्ध, उसको अगर आप साम्यावस्था में रखना चाहते हो, मतलब बूंद जो है अपनी ही जो है बेसिक कंडीशन में रहना चाहती है, तो उसमें रखने के लिए दाब अधिकता जो है P वो बाहर की तरफ बल आरोपित करेगा, ताकि वो अंदर लगने वाले जो आपका तल तनाव या पृष्ठ तनाव का जो बल है उसको बैलेंस कर सके। बूंद के बाहर का दाब PA, इसे हम वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से वायुमंडल का दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बूंद के भीतर का दाब PA प्लस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और जो दाब आधिक्य, क्योंकि सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए उसको एक प्रेशर लगाना पड़ रहा है, सरफेस टेंशन अंदर की ओर लग रहा है, तो ये जो आपका P है ये बाहर की तरफ लगेगा, एंड यही आपका एक्सेस ऑफ प्रेशर है। ठीक है, अब माना इस दाब आधिक्य के कारण बूंद की जो त्रिज्या है वो R से बढ़कर R प्लस dr बन जाती है। ठीक है, उसकी वजह से बढ़ गई। तो दाब आधिक्य के कारण अगर मूवमेंट हुआ है, मतलब R से dr बना है, तो कार्य हुआ होगा, तो कार्य निकालेंगे। कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल क्या है? दाब आधिक्य, कितना आधिक्य इनटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कैसे पता है? हमको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, दाब किसके बराबर होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर मैं दाब को क्षेत्रफल से गुणा करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बल। तो वहीं से मैंने बल निकाला, तो मेरे बल कितना है? दाब आधिक्य जितना है गुणा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और विस्थापन, क्योंकि आपके यहाँ विस्थापन आता ही है जब आप कार्य निकालो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दाब आधिक्य P है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये ठोस द्रव्य का गोला है इसीलिए इंसुलेशन से 4πr², और विस्थापन कितना हुआ? dr था, d प्लस dr हो गया, तो इतना ही आपका जो है इसमें बड़ा है, विस्थापन इतने का ही हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं बूंद के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई उसको निकालती हूँ। क्षेत्रफल पहले कितना था? 4πr², बढ़ के कितना हो गया? 4πr की जगह r प्लस dr उसको लेके चलेंगे। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 4r²। अब 4π को मैंने हर जगह मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी किया, और ये ऐसे ही लिख दिया। इससे ये कट गया क्योंकि एक ही जैसे हैं और अलग अलग साइन है। अब dr बहुत ही छोटा, ठीक है, त्रिज्या जो है वो बड़ी है, बहुत कम बड़ी है, उसको स्क्वायर करेंगे तो वो अति सूक्ष्म हो जाएगा, इसलिए हम इस टर्म को छोड़ देंगे। तो मेरे पास जो है बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई? 8πr dr। ठीक है, तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र होता है पृष्ठ तनाव गुणा पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। तो तनाव मैंने कितना माना? T, और क्षेत्रफल में πr² dr 8πr dr, ये मैंने अभी निकाला था, यहीं से मैंने इसको यूज़ करा। तो T 8πr dr, ये मेरा कितना हो गया? पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। अब कार्य कितना कर सकता है आप कितना कार्य कर सकते हो? आप जानते हो जितना आपके पास ऊर्जा होगी उतना ही आप कार्य करोगे। ठीक, तो ये ऊर्जा इस कार्य के बराबर होगी। तो मैंने दोनों समीकरणों को बराबर में रखा। 4 से 8 कटा 2 बचा, पाई से पाई कटा, 2 r यहाँ है, 1 r से कट गया, dr से कट गया। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आया? PR बराबर 2T।
तो P कितना होगा 2T/R। ये मेरा ताप आधिक्य है, ये मेरा ताप आधिक्य है। तो बच्चों आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, P बराबर 2T/R। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, इसी चीज़ को हम एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इस चीज़ को एक बार इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वही डायग्राम मैंने दोबारा लिया है। ठीक है। अब आप देखिए कि इसको वही तरीका है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी। लेट अस कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस है r। ठीक है। अब सरफेस टेंशन कितना मान के चल रहे हैं, d। The molecules of the liquid in the surface of the drop experiences a resultant force due to surface tension acting normally inward। ठीक है। जो उसमें surface tension है उसके कारण जो है अंदर की तरफ एक बल लगेगा। So excess pressure inside the drop produces a force acting outward which balances the surface tension। तो उसमें एक प्रेशर लगेगा जो ड्रॉप के अंदर लगेगा और उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। क्यों? ताकि वो जो आपका सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ बल लग रहा है उसे वो बैलेंस कर सके। सो द सरफेस टेंशन फोर्स एंड कीप द ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम। और इससे क्या है, आपकी जो ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी। अब हम मानते हैं P जो है वो प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप है और P प्लस स्मॉल p वो है प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है। डायग्राम भी आपको दिख रहा है। अब P द एक्सेस प्रेशर pushes the surface of the drop normally outward through a small distance dr। माना कि इसके वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसने कितने से रेडियस r था और कितने से बढ़ा दिया, dr से बढ़ा दिया। तो ये हमारा रेडियस यहाँ पर कितना था, ये रेडियस यहाँ तक था r और बढ़ा के इसने कितना कर दिया है, बढ़ा के इसने कर दिया है r प्लस dr। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना है, यहाँ तक आपका, यहाँ तक मैं सेंटर से ले लूँ, ये तक क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का r था और बढ़ के कितना हो गया, dr बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया, बड़ा हो गया dr प्लस डेल्टा r। ठीक है। तो अब जब यहाँ पर से यहाँ डिस्टेंस मूव हुआ तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर फोर्सेस वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर कितना है P, हमने अभी तक इसी को ये मान के चल रहे हैं क्योंकि सॉलिड बूंद है तो मेंसुरेशन लगाएंगे। इसका एरिया होगा 4πr² और डिस्प्लेसमेंट dr का हो रहा है। द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4πr प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस 4πr²। क्योंकि पहले क्या था 4πr², अगर मैं इतने को देखूँ और अब बढ़ के कितना हो गया है, ये इतना बड़ा गोला बन गया है, मतलब r के हिसाब से बड़ा है तो 4πr प्लस dr का स्क्वायर। अब मैं इसको फॉर्मूले से खोलूँगी, a² प्लस b² प्लस 2ab और फिर 4π से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है। आप देख सकते हैं ये कॉमन टर्म्स हैं जो कट जाएंगे और आपको ये वाला टर्म छोड़ देना है बिकॉज r² डेल्टा r जो है अपने आप में बहुत ही छोटा सा एक जो है क्वांटिटी है और डेफिनेटली इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो नेग्लिजिबल होगी, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा 8πr डेल्टा r। ठीक। ये इंक्रीज इन द फ्री सरफेस एनर्जी। अब इंक्रीज इन द फ्री सरफेस एनर्जी इनटू सरफेस टेंशन करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा दिस इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है। ये एनर्जी में इंक्रीज मिलेगा और ये एनर्जी का इंक्रीज किस कॉस्ट पे होगा, हमारा वर्क डन, जो वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर है। और वो मैंने कितना निकाला था, P 4πr² इंटू डेल्टा r। तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो अब मैं इसको सॉल्व करके देख सकती हूँ। देखिए ये कटा, ये बचा आपका 2। ठीक है। डेल्टा r से डेल्टा r कटा, पाई से पाई कटा, से r कटा। तो P बराबर
2t आया और एक r बचा है, तो PR बराबर 2t, तो P बराबर 2t बटे r। तो ये सूत्र मैंने, ये फॉर्मूला मैंने निकाला। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी पढ़िएगा। यदि कोई भी समस्या आपको आती है तो ग्रुप में मुझे ज़रूर सूचित करें या कॉल करके भी आप मुझसे जो भी आपकी समस्या है उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।